औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Dear student, today we shall learn choose the correct form of verb. वर्ब का इस्तेमाल यहाँ ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना अहम है। याद रखें कि ये 9th के जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, पहले 5 क्वेश्चन जो होते हैं, जुज़ की बात कर रहा हूँ, 5 नंबर का आपका 9th में होता है यही क्वेश्चन, और 5 नंबर का बिल्कुल सेम एक्सरसाइज भी वही हैं, सब कुछ वो आपका 10th का होगा। इसी तरह ये फर्स्ट ईयर में भी 5 नंबर का और सेकंड ईयर में भी 5 नंबर का। कहने का मतलब ये है कि ये आप 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लिहाजा इसे भरपूर तरीके से तवज्जो से समझना है। Put the correct form of the verb. You know there are 4 form of verb. First form, second, third and fourth. It means infinitive, past, past participle and present participles. There are 4 form of verb. अब लाज़मी बात है, जो ऑप्शन होगा हमारे पास, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये स्टिम होता है। इसके जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं 4, इनमें जो आंसर होता है वो की होता है। दोबारा सुन लें, ये जो पूरी स्टेटमेंट है आपकी, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो वो स्टिम कहलाएगी। और ये चारों के चारों जो ऑप्शन होते हैं, ये चारों डिस्ट्रैक्टर कराएंगे और इसमें जो आंसर होगा वो आपका की होगा। अब इट एट प्रेजेंट पहला हमारे पास ऑप्शन है, रेन इज़ रेनिंग एज रेन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। कौन सा होगा? इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। अब क्यों होगा इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट? ये क्यों होगा? इसकी जगह पर रेन्स क्यों नहीं आया, रेन क्यों नहीं आया, या हैज़ रेन क्यों नहीं आया? तो याद रखें, यहाँ वर्ब के लिए हमने सेंटेंस पढ़ना है और कुछ हमें मदद मिल जाती है, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है हमें कुछ वर्ड्स को याद करने से, जहन नशीन करने से। तो उससे फॉर्म जो है वो हमें लगाने में आसानी पैदा हो जाती है। तो याद रखें यहाँ एट प्रेजेंट है, तो अगर सेंटेंस में एट प्रेजेंट का लफ्ज़ आ जाए, एट प्रेजेंट का लफ्ज़ आ जाए, एट प्रेजेंट का लफ्ज़ आ जाए, तो हमने इज़ और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट देखें, शी इंग्लिश नो। अब यहाँ पर स्पोक हैज़ स्पोकन, विल स्पीक और इज़ स्पीकिंग। यहाँ पर भी जो ऑप्शन है वो हमारा आएगा इज़ स्पीकिंग। क्या आएगा? इज़ स्पीकिंग। अब यहाँ पर इज़ स्पीकिंग क्यों आएगा? यहाँ पर स्पोक क्यों नहीं आया, हैज़ स्पोकन क्यों नहीं आया, विल स्पीक या इज़ स्पीकिंग ही क्यों आया? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक लफ्ज़ और आपने ज़हन नशीन करना है कि वो क्या होगा? नो। क्या होगा? नो। तो याद रखना, ये एक असूल याद रखना कि एट प्रेजेंट और नो जो है, अगर ये 2 फ़िक्रे में मौजूद हों तो इनके साथ इज़ आर एम और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे हम टेंस के लिहाज से कहेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा, एट प्रेजेंट या नो। यहाँ ये बात भी एक जहन में रखें, ये इंग्लिश है और इंग्लिश चूँकि लैंग्वेज है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें रूल्स ऐसे हार्ड फास्ट नहीं होते कि हम फिज़िक्स केमिस्ट्री या इनको हम जहन में रखें कि वहाँ एक चीज़ है तो हर जगह वो एक जैसी होगी, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बाज़ू का चेंज नहीं होते और बाज़ू का चेंज हो भी जाते हैं। तो इसमें ये जहन में रखना कि मैक्सिमम आपके और जो आपके कोर्स के मुतल्लिक है वो यही है। और इसमें ये जो आपके ग्रामर की बुक है उसमें ये टोटल 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, जो कि पहले पेज पे पहली एक्सरसाइज में ये 4 हैं जिनमें एट प्रेजेंट और नाउ का लफ्ज़ मौजूद है, 2 अल्फाज मौजूद हैं
और इनके साथ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करना है। अब देखें यहाँ पर क्या है, पूरा फिक्रा पढ़ें, द बेबी फॉर मिल्क नाउ, और फिर आप उसको ज़हन नशीन रखें कि क्या वो लफ्ज़ आपको मिल रहा है, तो वो उस लफ्ज़ को मिलना वो यूँ समझें वो आपकी मदद कर रहा है कि यहाँ नाउ का लफ्ज़ आ गया है। अब नाउ का लफ्ज़ आ गया है तो यहाँ पर हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो इसके साथ जो फॉर्म इस्तेमाल करनी है वो इज़, आर या एम, यानी कि इज़, आर, एम और कंटिन्यूस फॉर्म इस्तेमाल करनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। अब यहाँ हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा और उस लफ्ज़ को ढूंढा, नाउ है, लिहाजा यहाँ पर जो फॉर्म इस्तेमाल होगी वो क्या होगी, इज़ क्राइंग, द बेबी इज़ क्राइंग, द बेबी इज़ क्राइंग, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। और याद रखें कि ये नाउ की वजह से, यहाँ भी देखो ये नाउ की वजह से आया था। अब आप इसको पढ़ें तो ये चौथा फिक्रा है, इसमें शी फ्रेंच एट प्रेजेंट, शी फ्रेंच एट प्रेजेंट, तो क्या शी लर्न्स आएगा, शी विल लर्न आएगा, शी इज़ लर्निंग या शी लर्निंग आएगा। तो यहाँ भी क्या आया, एट प्रेजेंट, क्या चीज़ आई, एट प्रेजेंट। देखो ये एट प्रेजेंट आया तो लाजमी बात है हमने इज़, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा इज़ है, अगर शी या ही है तो लाजमी बात है इज़ होगा, अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो फिर लाजमी बात है आर आएगा, अगर एम आई है तो एम आएगा, यानी इन तीनों में से एक और कंटिन्यूस फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर भी देखें एट प्रेजेंट है, तो एट प्रेजेंट है तो आप खुद बताएं कि यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी या डी। देखें, शाबाश, कोशिश करें जी, ठीक है। अब आप इसको चेक कर लें क्या आपका आंसर इज़ लर्निंग है, और होना भी चाहिए। क्यों, इसलिए कि इसमें क्या मौजूद है, एट प्रेजेंट, और ये एट प्रेजेंट का हमारा ये यूँ समझो कि फार्मूला है कि अगर एट प्रेजेंट होगा तो इज़, आर, एम और ING फॉर्म इस्तेमाल होगी, लिहाजा शी इज़ लर्निंग, शी इज़ लर्निंग, शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट, शी इज़ लर्निंग एट प्रेजेंट। तो ये आपके 4 सेंटेंस थे जो कि पहले एक्सरसाइज में मौजूद हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज़, आर, एम और प्रेजेंट पार्टिसिपल या उसको ING वाली फॉर्म कहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे जी। नेक्स्ट जो था वो उसी पहली एक्सरसाइज में जो सेंटेंस दिए हुए हैं एट प्रेजेंट और नाउ के अलावा, अब उन्हें हम देखते हैं। शी हर कैट वेरी मच, ही टू स्कूल एवरी डे, दे टी एवरी मॉर्निंग, गुड स्टूडेंट ऑलवेज हार्ड। अब यहाँ पर भी इनके ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सी फॉर्म, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट फॉर्म। अब देखें कि यहाँ शी लव, लव्ड, हैज़ लव्ड और लव्स, यहाँ शी लव्स आएगा, हर कैट वेरी मच। यहाँ देखें क्यों आएगा, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर याद रखें कि वेरी या एवरी का लफ्ज़ आ जाता है, या आप वैसे ही देख लें कि किसी की कोई एक रूटीन वर्क है, आदत है कि ये उसकी आदत वाली बात है, कि रूटीन वाली बात है कि वो अपनी बिल्ली से बहुत मोहब्बत करती है, लिहाजा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म एस वाली इस्तेमाल होगी। याद रखें कि पहली फॉर्म्स की भी फॉर्म होती हैं, बड़ी अजीब सी बात है, पहली फॉर्म्स की भी फॉर्म्स होती हैं। तो या फॉर्म्स कहते हैं यूनिफॉर्म, एक जैसे शक्ल होना, एक जैसी उनकी हैयत होना। तो फॉर्म, पहली फॉर्म की किस तरह फॉर्म्स होती हैं, अब सपोज हम इसी को देखते हैं कि लव जो है वो बग़ैर एस के भी होता है, लव जो है वो ई यानी एस के साथ भी होता है, तो ये इसकी 2 फॉर्म है। इसी तरह अगर गो है तो गो के साथ ES भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो सिंपल हो गया जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे, पहली फॉर्म कहेंगे बग़ैर एस वाली।
एक में एस आएगा और एस क्यों आएगा वो लाजिम बात है, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है यानी ही है, शी है, फादर है, मदर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो हमने एस का इजाफा करना है। और ई एस कब आता है? याद रखें कि ई एस और एस का फ़र्क ये है कि जिनके आखिर में ओ हो तो ई एस का इजाफा करेंगे। अब जिनके आखिर में एस एच ओ तो फिर ई एस का इजाफा करते हैं। और इसी तरह जिसके आखिर में सी एच हो, क्या हो? सी एच ओ, तो उसके आखिर में भी ई एस का इजाफा करते हैं। तो ये तीन फिलहाल याद रखें आप। एक्स भी होता है, ओ भी होता है। दोबारा देख लें, ओ होगा तो ई एस का इजाफा करेंगे, एस एच होगा तो ई एस का इजाफा करेंगे, सी एच होगा तो ई एस का इजाफा करेंगे। कब करेंगे? जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है, फाइल जो है, पर्सनल प्रोनाउन जो है, डूअर जो है, वो हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा। तो इससे इस चीज़ का पता चलता है कि फर्स्ट फॉर्म की भी फॉर्म होती है कि एस वाली है, बगैर एस की है, या ई एस वाली है। अब यहाँ पर हमने शी लव लिखा क्योंकि शी ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, लिहाजा शी लव्स हर कैट वेरी मच। अब देखें, ही टू स्कूल एवरी डे, ही टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर क्या आया है? एवरी डे आया है। क्या आया है? एवरी डे। अब एवरी डे का मतलब क्या है? रोज़ाना। और रोज़ाना किसे कहते हैं? रोज़ाना क्या होती है? हैबिट होती है। क्या होती है? हैबिट है, आदत है, यानी उसको रूटीन कह सकते हैं, मामूल है। तो याद रखें, अगर आदत हो, मामूल हो, तो फिर भी हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी? जब ये देखेंगे कि ही है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ गोज़ क्यों आया? क्योंकि एवरी डे आया है, और एवरी डे का मतलब क्या हुआ? रोज़ाना, यानी कि उनका रूटीन वर्क है। तो याद रखें, अगर रूटीन वर्क होती है, किसी की कोई हैबिट्स होती है, आदत होती है, तो उसमें भी आपने पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दे टी एवरी मॉर्निंग। अब देखें, दे टी एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ भी एवरी मॉर्निंग आ गया। तो एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी डे, यानी कि लफ्ज़ इसको हमने याद रख लें कि ये एवरी आ गया। अगर एवरी आ जाए या ऑलवेज आ जाए तो और भी साथ साथ करते हैं, तो इनमें भी हमने पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये हैबिट भी आ जाती है, कोई हैबिट्स आ जाती है, रूटीन आ जाती है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है। अब देखें, दे टी एवरी मॉर्निंग, तो लाजमी बात है यहाँ पर हमने जो फॉर्म इस्तेमाल करनी है पहली करनी है। क्यों करनी है? एवरी मॉर्निंग है, ये उनका रोज़ाना का एक रूटीन वर्क है, एक उनकी हैबिट है, आदत है, पहली फॉर्म। अब पहली फॉर्म की मैंने आपको बताया था, पहली फॉर्म तो ये भी है, पहली फॉर्म बी भी है, ऑप्शन ए भी है, दोनों पहली फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर पहली फॉर्म की कौन सी फॉर्म लगेगी? दे है, तो दे जो है वो प्लूरल है, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहे हैं। वैसे तो वी भी प्लूरल है, आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई है तो थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है। लिहाजा यहाँ पर दे जो है इसके साथ टेक आएगा। क्यों? दे टेक टी एवरी मॉर्निंग, तो अगर इसके साथ अगर टेक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर लाजिम बात है दे की जगह ही हो, शी होगा, फादर, मदर, यानी कि थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर, तो फिर बगैर एस वाली आएगी। अगर थर्ड पर्सन होता, फ़र्ज़ किया ही टेक्स, फिर आ जाता टी एवरी मॉर्निंग। अगर यहाँ पर हम ही का इस्तेमाल करते तो फिर एस वाली फॉर्म इस्तेमाल करते। तो यहाँ भी एवरी मॉर्निंग, ये उनकी आदत है, पहली फॉर्म होगी, और बगैर एस वाली इस्तेमाल होगी, जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, याद रखें, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है ओरिजिनल हासिल में, क्योंकि बेस जो है, बेसिक फॉर्म भी इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम इन्फिनेटिव का बेसिक फॉर्म है, बेस यहीं से है इसकी। नेक्स्ट है गुड स्टूडेंट ऑलवेज हार्ड। अब देखें, गुड स्टूडेंट ऑलवेज हार्ड, ये क्या बात है? इसमें क्या ये एक सच्ची बात है? बताएं, यूनिवर्सल ट्रूथ है?
कि अच्छे तालिब इल्म हमेशा मेहनत करते हैं, तो ये एक सच्ची बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूँ समझ लें कि एक हर कोई कहता है कि ये जो मैक्सिमम चीज़ जो होती है वो लागू हो जाती है, तो उसमें भी हमने पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, क्योंकि गुड स्टूडेंट ऑलवेज हार्ड, तो ये भी एक सच्ची बात है, लिहाजा इसमें भी पहली फॉर्म आएगी। अब बात फिर वही होगी कि पहली फॉर्म है तो वो पहली फॉर्म की कौन सी फॉर्म होगी, क्या वो बगैर एस वाली होगी या एस वाली होगी। तो यहाँ चूँकि गुड स्टूडेंट ये प्लूरल आया है, लिहाजा यहाँ पर पहली फॉर्म आएगी वर्क। यहाँ क्या आएगी, वर्क हार्ड। क्या आएगी, वर्क हार्ड। तो यहाँ पर ये पहली फॉर्म बगैर एस वाली आएगी, इस वजह से कि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, लिहाजा प्लूरल के साथ एस वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। दोबारा देख लें, एवरी डे ऑलवेज हैबिट्स हो, टुडे का लफ्ज़ आ जाए, डेली का लफ्ज़ आ जाए, टुडे, डेली, ये इस किस्म के अल्फाज आ जाएं तो हमने पहली फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज नंबर 1 है वो तकरीबन सारी कर ली है। उसमें वही रूल्स अप्लाई होगा कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल होगा। याद रखें, सिंपल और इंडेफिनिट एक ही बात है। और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज़, आर, एम और ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वो क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th, 10th ये चारों क्लासों में कॉमन चलता है। तो ये भी आपकी बुक्स में अक्सर जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें दिया होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसे भी हमने दूर करना है। अब यहाँ देखें कि पहले हमने जो बात की थी वो सिंगल सब्जेक्ट की बात की थी। अब जो बात हो रही है वो जो बात होगी वो कंपाउंड सब्जेक्ट की बात होगी। अब यहाँ देखें, 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक आपके पास ही है, एक आपके पास आई है। यहाँ देखें, एक यू है और एक ही है, और इसी तरह ही और आई है। ही और दोबारा ही आ गया, यू और एज वेल एज आई। तो इसमें 2 सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कंपाउंड सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, तो फिर वर्ब किसके साथ इस्तेमाल होगा। तो याद रखना कि वर्ब की एग्रीमेंट जो होगी वो किस तरह होगी, कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ देखें, आइदर ही आर आई गिल्टी, यानी कि आइदर ही आर आई एम गिल्टी, आर गिल्टी, इज गिल्टी, विल गिल्टी। अब यहाँ पर 2 जो सब्जेक्ट आए हैं आपके पास, एक सब्जेक्ट है आपके पास ही है और दूसरा आई है, तो ये दोनों जो है ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए। तो याद रखना, अगर हमारे पास ऐदर या आर होगा, ये पेयर आपने याद रखना है। ऐदर आर, इसको उर्दू में या वो या मैं गिल्टी हैं, कसूरवार हैं, मुजरिम हैं। तो इसमें जो आपका यहाँ वर्ब आएगा, जो इसकी एग्रीमेंट होगी, वो याद रखना कि वो होगी आई के मुताबिक, ऐदर ही आर आई एम। अब देखें, अगर ऐदर या आर होगा तो इसकी जो फॉर्म होगी या एग्रीमेंट वर्ब का होगा वो इसके साथ होगा। यूँ समझें कि ये यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये क्या है, क्लोज। जो इसके क्लोज तरीन सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अब लाजमी बात है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्लोज आई है, ही उससे दूर है, ही उससे दूर है, जो क्लोज है वो होगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये याद रखें कि ऐदर आर हो, ये अगर ऐदर आर हो जाता है तो फिर आपने जो उसका करीब तरीन जो इसका सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे आई एम। अगर हम यहाँ पर ही इज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो देखें दूर है, तो आपने ऐदर आर को जहन में रखना है, जो इसके करीब तरीन सब्जेक्ट होगा और वो करीब तरीन सब्जेक्ट आई है, तो लाजिमी बात है आई के साथ एम आता है, आई के साथ इज़ या आई के साथ आर या आई के साथ विल नहीं आता। नेक्स्ट देखें, नाइदर यू नार ही रिस्पॉन्सिबल।
अब ना तुम ना वो। अब यहाँ देखें यू और ही इकट्ठे मिले हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर भी नाइदर या नार आ गया, तो फिर भी आपने याद रखना है जो करीब तरीन है, और करीब तरीन कौन सा है, वो ही है। करीब तरीन कौन सा, ही है। अब ही के मुताबिक आपने इसका सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। लाजमी बात है ही के साथ आर नहीं आता, ही के साथ एम नहीं आता, ही के साथ वर्ब नहीं आएगा क्योंकि वर्ब वैसे ही प्लूरल है, तो ही के साथ वर्ब नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ही इज़, नेदर यू नार ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ भी वही बात हो गई कि वो आइदर था, एदर आर या नेदर नार। ये देखें इसमें हमने आर का एन का इजाफा किया और उधर आर के साथ हमने नॉर का इजाफा किया। ये कंपाउंड आपको याद होगा, हमने कंपाउंड कंजंक्शन पढ़े थे। कंपाउंड कंजंक्शन में आर और नार उन्हीं में से है, कंपाउंड कंजंक्शन में से। अगर ये इधर आर या नेदर नार आ जाता है तो फिर जो करीब तरीन, या इसे हम ये भी कह सकते हैं जो उसका दूसरा या जो आखिर में सब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसके मुताबिक वर्ब इस्तेमाल होगा। अब ही एज वेल एज, वो और मैं, यहाँ ये भी थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन आपका शायद हो। एज वेल एज ये कंजंक्शन है, यहाँ ज़रा देखिएगा, एज वेल एज और एज वेल, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ऐसे देख लें कि एज वेल एज और एज वेल ये दोनों डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एज वेल एज जो है एज ए कंजंक्शन होता है, इसके मैंने होते हैं एंड के, और ये क्या होता है, एज वेल एज क्या है, एंड। और एज वेल जो होता है ये आल्सो होता है, यानी कि भी के मायने देता है, ये और के मायने देता है, ये भी के मायने देता है। यानी अगर हम एज वेल एज, यानी कि इसमें दो एज आ रहे हैं, दरमियान में वेल है, तो इसके मैंने एंड है, ये कंजंक्शन है। और अगर एक एज हमने निकाल लिया, सिर्फ एज वेल रह गया, तो वो भी के लिए आता है। तो यहाँ पर ही एज वेल एज। अब देखें एज वेल एज आएगा तो याद रखना फिर हमने ही के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अब यहाँ थोड़ा सा देखें, बड़ी अजीब सी बात बन रही है कि ही एज वेल एज आई इज़ गिल्टी। देखिए लग ऐसा रहा है जैसे गलत है, हत्ता कि गलत नहीं है, करेक्ट सेंटेंस है। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ याद रखनी है, यहाँ एज वेल एज का फ़र्क और एज वेल भी बताया आपको, और आपने एज वेल याद रखना है। याद रखना एज वेल एज, अगर फ़िक्रे में एज वेल एज हो, अगर फ़िक्रे में एज वेल एज हो, यानी कि ये इससे मिलके बना हो, तो आपने वो जो पहले के मुताबिक, पहले यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वर्ब इस्तेमाल करना है। ये देखें दोबारा कि एज वेल एज आ जाए तो आपने देखें यहाँ ही है और क्या है, आई है। इसमें पहले कौन सा आया हुआ है, ही आया हुआ है, बाद में क्या है, आई है। तो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वर्ब इस्तेमाल करना है अगर एज वेल एज हो। लेकिन ये देखिए उल्ट था, अगर नैदर नार था या एदर आर था, हमने दूसरे के मुताबिक इस्तेमाल किया है, जबकि एज वेल एज को हमने किसके मुताबिक, पहले के मुताबिक इस्तेमाल किया है। याद रखना ये बाज़ बातें बहुत आसान होती हैं और समझते हुए फ़ौरन समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद वो फिर गड़बड़ हो जाती है, पहला था या दूसरा था, दूसरा था तो पहला था। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि या तो होता है या पहला होगा या दूसरा, ये बात याद होती है, लेकिन कौन सा पहला था और कौन सा दूसरा याद रखना। अब इसको देखें, ये क्या है, एज। ये क्या है, एज। एज का पहला लेटर क्या है, ए है। एज का पहला लेटर क्या है, ए। तो ए चूँकि अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है तो पहला पहले के मुताबिक तब्दील होगा। ये इस तरह याद रखना है कि एज वेल एज में, एज वेल एज चूँकि इंग्लिश में पहला लेटर जो है वो ए होता है, लिहाजा जब ये ए होगा, एज वेल एज होगा, तो हमने पहले के मुताबिक सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। दोबारा देख लें, अब देखें ई पहला लेटर नहीं है और ना ही और पहला लेटर है, नेदर में एन भी नहीं है, नॉर में यानी कि एन पहला लेटर नहीं है, जबकि एज वेल एज में ए, जो एज का ए है
वो पहला लेटर है, लिहाजा पहले को आपने पहले के मुताबिक तब्दील करना है। तो यहाँ पर ही होगा, ही एज वेल एज आई इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमने ही के मुताबिक इस्तेमाल करना है, या ही हो, शी हो, कोई भी हो। अब यहाँ एक बात और भी जहन में रखें कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें सबसे पहले अगर कोई पॉजिटिव बात है तो सबसे पहले आपका यू आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, जो मुखातिब होता है वो आएगा, और दूसरे नंबर पर जो आएगा वो ही होगा, शी हो सकता है, दे इनकी प्लूरल है, दे, इट, और आखिर में जो जिक्र होगा वो आई या वी, ये फर्स्ट पर्सन का होगा। तो सबसे पहले याद रखना, अगर ये इकट्ठे आ जाएं तो सबसे पहले क्या होगा, यू होगा, फिर ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है, इट हो सकता है, और अपना जिक्र बाद में करना है। जो फर्स्ट पर्सन है वो उसे बाद में करना है, लेकिन याद रखें ये पॉजिटिव बात के लिए होगी। जो पॉजिटिव बात होगी उसके तरतीब इस तरह रखनी है, पहले यू, ही, आई। अगर कोई नेगेटिव बात है, मिसाल के तौर पर पॉजिटिव बात ये होती है कि मैं, तुम और वो मदद करेंगे, ये एक पॉजिटिव बात है, या मैं, तुम और वो हम काम नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे मुराद है वो नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो फिर अपना जिक्र पहले होगा, यानी इसकी तरतीब चेंज कर लेनी है, आई, ही और यू। अगर बात पॉजिटिव है, मिसाल के तौर पर यू, ही एंड आई विल गो टू लाहौर। अब यहाँ पर ये एक पॉजिटिव बात है, लिहाजा यू, ही और आई आ जाएगा। अगर कोई नेगेटिव बात होगी तो उसे चेंज कर देंगे। जी लास्ट है यू एज वेल एज आई, तुम और मैं। दोबारा देख लें, मैंने एज वेल एज का और एज वेल का फ़र्क बताया है। एज वेल एज कंजंक्शन है, इसका मतलब एंड है, ठीक है। एंड और एज वेल एज का इस्तेमाल फ़र्क होता है, बार उसे अब फिलहाल छोड़ते हैं। एज वेल एज का मतलब भी एंड है, और के मैंने देते हैं। अगर ये सिर्फ एज वेल हो तो इसका मतलब भी होगा, क्या होगा, भी, यानी ये दोनों डिफरेंट है, एज वेल एज में और एज में फ़र्क। अब यहाँ एज वेल एज है और के मैंने दे रहा है, तो लिहाजा ये हमने याद रखना है कि ये ए है, तो ये पहले के मुताबिक तब्दीली होगी, यू एज वेल एज आई। अब लाजिम बात है क्या आ जाएगा, यू के साथ प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा। यू एज वेल एज आई आर प्लेयर्स, आर स्टूडेंट्स, आर बॉलर्स, आर बैट्समैन। तो ये यहाँ पर आ आएगा। यहाँ फ़िक्रे का सेंस बहुत बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली हमने एज वेल एज को फॉलो करना है। एज वेल एज के साथ जो यू होगा, जो पहला इसका सब्जेक्ट होगा, उसके मुताबिक ये जो एग्रीमेंट होगा, वर्ब का एग्रीमेंट जो होगा वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, जबकि जिसमें नेदर या एदर थे, वर्ब का एग्रीमेंट जो होगा वो उसके दूसरे या जो करीब होगा, जो इसके क्लोज होगा, वो उसके साथ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू जी।